बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासिन मलिक को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाला दावा किया। मालवीय के पोस्ट के मुताबिक 2006 में यासिन ने हाफिज सईद से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद किया था। वीके नारायण के कहने पर ये यासिन से मुलाकात की गई थी। आपको बता दें कि ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हैं। मालवीय का ये कहना है। वहीं इस मामले पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है और महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। दूसरी खबर सूत्रों के हवाले से है कि सीएम उमर का पेरिस दौरा रद्द हो सकता है। और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती यासिन मलिक की हमदर्द बनी है। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री को खत लिखा है। यासिन मलिक को लेकर शाह को यह पत्र लिखा गया है। यासिन के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं यासिन की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं। यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया। तो ये पत्र लिखा गया पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उनके साथ मानवीय आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, अहिंसा का रास्ता अपना लिया है। यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया है, वो उनकी हमदर्दी देते हुए यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि महबूबा ने गृह मंत्री को खत लिखा, जिसके बाद से सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि वो यहां पर हमदर्दी करती हुई नजर आ रही हैं यासिन मलिक की, और मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने को कहा गया है। यासिन मलिक जेल में बंद है, उम्र कैद की उन पर सजा है। आपको बता दें कि उन्होंने मनमोहन सरकार में भी उनकी तरफ से कुछ इस तरीके बयान सामने आए थे, जिसके बाद से उन्होंने कई आतंकी गतिविधियों में भी उन्हें पाया गया था, जिसके बाद से उम्र कैद की सजा दे दी गई है। लेकिन अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का कम से कम साहस दिखाया है, जिसके बाद से उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से उन पर ध्यान दिया जाए, उन्हें देखा जाए। और खास तौर पर यासिन मलिक के हलफनामे में मनमोहन सिंह द्वारा हाफिज सईद से मुलाकात के लिए धन्यवाद का दावा भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाता हुआ यहां पर नजर आता है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासिन मलिक को लेकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाला दावा किया है। मालवीय के पोस्ट के मुताबिक 2006 में यासिन ने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद किया। वीके नारायण के कहने पर यह मुलाकात की गई थी। ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासिन मलिक को लेकर यह पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाला दावा किया गया है। मालवीय के पोस्ट के मुताबिक 2006 में यासिन ने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। 2006 में यह मुलाकात की गई थी और मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद भी बतौर धन्यवाद उन्होंने किया, और वीके नारायण के कहने पर यह मुलाकात की गई थी। ये दावे आपको बता दें कि यूपीए सरकार की गंभीरता पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हैं। अमित मालवीय का यह कहना है, ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हैं, सीधा निशान साधा गया उनकी तरफ से। बीजेपी नेता अमित मालवीय का यह पोस्ट है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने यासिन मलिक मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम घसीटने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इस आरोप को खारिज किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस के यासिन मलिक जैसे आतंकियों के प्रति कोई नरमी दिखाई गई थी। रविंद्र शर्मा ने कहा है कि यासिन मलिक एक आतंकी है और उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। एक आतंकवादी है खूंखार, वो जेल में है और उनकी कस्टडी में है। वो क्या बोल रहा है, क्या बुलाया, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसके सवालों पे क्या जवाब देंगे, जो जेल में है ऑलरेडी और जिसको जो है वो सजा हुई है, और वो खूंखार आतंकवादी कई किस्म के बयान दे सकता है, किसके कहने पे दे सकता है कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए अपने उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी वेरासिटी क्या है, और
उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है। जो आदमी आतंकवादी है अपने बचाव के लिए कुछ भी झूठ का पलंदा भी बोल सकता है और कहीं उसको कुछ बुलवाया भी जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा यहां पर यासिन मलिक के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम घसीटने की कोशिश यहां पर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए वो नजर आ रहे हैं। आरोपों को खारिज किया है, सिरे से खारिज किया गया उनकी तरफ से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस के सज्जाद लोग इस मामले पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। आप मजाक बना रही हैं, आप ह्यूमिलेट कर रही हैं हर एक को। अरे आपने उनको फोकस में लाया, आपने 64 एफआईआर किए। उन एफआईआर के बेसिस पर इस वक्त वो भी बंद है, उनकी वाइफ भी बंद है, घर में छोटे नाबालिग बच्चे। और अब आपको याद आ रही है, अब आप बयान दे रहे हैं। सो माई ओनली पॉइंट इज जस्ट वन, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग इट्स अ चैलेंज। मेरे पास उस तरीके से मैं यहां रहा हूं, मैं खुद जेल गया हूं, मेरे पास डायरी है कब क्या हुआ है। जब जब ये आएंगे मैं इस कौम को याद इंशाल्लाह दिलाऊंगा कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है। ये ऑलराउंडर का किस्सा बंद करें, या आप बॉलिंग करिए या बैटिंग करिए, इधर बी ऑन दैट साइड और बी ऑन दिस साइड। यू कैन नॉट बी ऑन बोथ साइड्स। सज्जाद साहब, आज यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये कहा है कि जब मैंने 2006 में पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात की, जिस चीज के लिए उन्हें टेररिस्ट का टैग दिया गया है, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह साहब को भी हमने इस हवाले से ब्रीफ किया था और उस वक्त के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे एनके नारायणन, उनको भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया था। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो स्टेट होती है इस इंसिडेंट का मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी चीजों का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं एक वाहिद गवाह। मेरे दोस्त थे वो, मैं दिल्ली भी उनको मिलने जाता था। तो इनफैक्ट वो तो हर हुकूमत से मिले, वो तो हर प्राइम मिनिस्टर से ओपनली मिले हैं, चोरी चोरी नहीं मिले हैं, एज अ पार्ट ऑफ डायलॉग मिले। और ये भी एक हकीकत है कि जब उन्होंने वायलेंस को ना बोला तब ये आसान बात नहीं थी। मुझे याद है वो नगीन में बैठे थे, ऐसे शीशे पर इधर से गोली आई, उनके बाल भी जले, अल्लाह ताला ने बचाना था, बच गए। उनने भी बहुत रिस्क ली। स्टेट की जो मेमोरी है वो बहुत होनी चाहिए, लेकिन यहां काफी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ डील की, वो जिंदा हैं। कोई गलत डील नहीं, जैसे महबूबा जी शो कर रही है डील, वैसे नहीं। ही बिलीव्ड, उसका अपना था, वो कुछ और बोल रहा था कि डायलॉग करो, राइट। और अब स्टेट को शायद भूल गया है। तो बाकी जिस का आप बोल रहे हो उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी चीजें जो उन्होंने लिखी हैं उसका तो मैं एक गवाह भी हूं, क्योंकि मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। दिल्ली में तो सिर्फ मैं ही जाता था 1 साल 2 साल, जब वो वहां बंद थे। उसके बाद भी मेरे दोस्त भी थे, कॉलेज टाइम से मैं उनको जानता हूं, तो इसलिए मुझे काफी। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने धन्यवाद किया था, इसको लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। यासिन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती भी उनका पक्ष लेती हुई नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से कहना है कि मानवाधिकार पर उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले बेशक से हिंसा का रास्ता अपनाया हो, लेकिन अब वो अगर ठीक तरीके से रहना चाह रहे हैं तो जरूर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर अमित शाह को खत भी लिखा गया है। और इसी खबर पर बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, यासिन मलिक के हलफनामे में मनमोहन सिंह द्वारा ये हाफिज सईद से मुलाकात के बाद धन्यवाद देने का मामला था, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने भी मलिक को शांतिदूत की तरह ट्रीट किया है कभी? एक तो ये सवाल मेरा इस पर है। और इसी के साथ 2006 में एनडीए के वाजपेयी जी ने जब मलिक को पासपोर्ट दिलाकर विदेश जाने के लिए कहा था, क्या ये भी बैक चैनल डिप्लोमेसी थी उस वक्त की? जी, एक खूंखार, प्रूवन और एक एक्सेप्टेड आतंकवादी है यासिन मलिक। हम सबके ध्यान में रहे कि भारत एक रूल ऑफ लॉ के साथ चलने वाला एक कंट्री है। पहले तो महबूबा जी और उनके जो पिछलग्गू कुछ लोग जो एक विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ध्यान में ले आऊं। भारत एक कानून की पद्धति व प्रणाली के साथ चलता है। भारतीय कानूनी पद्धति व प्रणाली के तहत बहुत ही जघन्य अपराध यासिन मलिक ने जम्मू कश्मीर की धरती पे किए, जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों के साथ। और बहुत विडंबना है कि महबूबा मुफ्ती जी की जो सिस्टर है रूबिया सईद जी, उनका भी किडनैपिंग यासिन मलिक ने ही किया। लेकिन एक दूसरी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर में
और ये रिवाज था, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, परमिसिबल टेररिज्म, नॉट परमिसिबल टेररिज्म। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद की जो भाषा और परिभाषा जम्मू कश्मीर में डेवलप हुई है, जो कल्चर एक डेवलप हुआ है, नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म, तब तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे जब तक उसकी आखिरी लड़ी, आखिरी निशान, उसका आखिरी छाप जम्मू कश्मीर की धरती से मिटा नहीं देते। यही बदली रीति और नीति के तहत यासिन मलिक को आज तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ रही है। वो इकोसिस्टम नहीं जिसमें वो प्रधानमंत्रियों के साथ मिलते थे और एक बार कह रहे थे कि मैंने पता नहीं कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जम्मू कश्मीर में शांति के लिए। मैं साफ और स्पष्ट सवाल पूछना चाहूंगा उन पॉलिटिकल पार्टीज को और विशेषकर महबूबा मुफ्ती जी को, आप एक आप कोई समाज सुधार मंच नहीं है, या आप किसी एक धर्म विशेष या पंथ विशेष का एक कोई ग्रुप नहीं है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड है भारतीय कानून व भारतीय संविधान के तहत बने हुए बाकी एक पद्धति व प्रणालियों के तहत। तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को भारतीय संविधान, भारतीय कानून और भारतीय न्याय संहिता के जो लिमिटेशंस है, जो उसके कॉम्बिनेशन है, वो आपको कम से कम मानने होंगे, आपको उसका अनुपालन सख्ती के साथ करना होगा। ये बेतुके स्टेटमेंट जिनका ना कोई सिर है, ना कोई पैर, ना कोई औचित्य, ना कोई इनका कोई जस्टिफिकेशन, एक सिर्फ एक सस्ती मीडिया पब्लिसिटी देने के लिए ऐसे एडवेंचर करना बंद करें। मैं फिर आपके माध्यम से साफ और स्पष्ट, और विशेषकर ये बहुत बड़ा कटाक्ष उस वक्त के तंत्र, उस वक्त की सरकार, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के दी पावर्स दैट भी उन पे भी है। एक आदमी जो इतने जघन्य अपराध कर चुका, बेटा कराटे, जिन्होंने खुद एक टीवी चैनल में माना कि मैंने कितने मर्डर किए, वो खुला घूम रहे थे। आज सुना है कि कहते हैं फांसी की डर से कहीं नींद नहीं आती उनको। तो मैं साफ और स्पष्ट, रूल ऑफ लॉ शुड फाइंड इट्स ऑन कोर्स, कानूनी प्रक्रिया अपना रास्ता अख्तियार करे, सख्त से सख्त सजा जो भारतीय न्याय संहिता के तहत हर किसी नागरिक को और यासिन मलिक को भी। लेकिन पठानिया साहब ये इस बताइए यासिन ना, मलिक को महबूबा मुफ्ती को इससे फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि महराज मलिक के ऊपर भी देखा हमने, वो उनका भी समर्थन कर रही थी, और इस केस की भी बात अगर हम कर लें, और अगर कोई आदमी सुधरना चाह रहा है या हिंसा के रास्ते को छोड़ चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी चीजें ठीक हो जानी चाहिए बाय द टाइम? जी, आपके सवाल को 2 पार्ट पे तोड़ के देखूं। सबसे पहले तो महबूबा मुफ्ती और कुछ कश्मीरी पॉलिटिशियन आज तक मिसलीड करना, सब्जबाग दिखाना, घुमा के बात करना, स्पष्ट बात ना करना, कश्मीर में सिर्फ लुभावने वायदे देना और भारत सरकार के विरुद्ध की एक माहौल बनाने की कोशिश करना, यही एक कश्मीर में रहा। लेकिन कश्मीर में विकास, कश्मीर में तरक्की, टूरिज्म, प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसकी ओर कभी भी फोकस नहीं किया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये चीजें अब कम से कम सेंट्रल स्टेज पे हैं। दूसरा जो आर्गुमेंट आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपके सवाल में आपके काउंटर सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्रावधान सरकार के पास नहीं है, बल्कि किसी भी न्याय संहिता में ऐसी कोई ऐसी धारा नहीं है कोई आदमी वायलेंस का जघन्य अपराध करके बोले कि मैंने वायलेंस का रास्ता छोड़ दिया, मैं अब शांति के पथ में। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, जब सजा हो जाए तो पार्डन और रिप्रीव, ये एक विशेष अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं, और वो भी एक कैबिनेट के माध्यम से वो रिकमेंडेशन पे उस पर कंसिडर करता है। फिलहाल मैंने कहा कि ये कोई ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा एक रूल को रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी को प्रेसिडेंट, कहीं आप प्रेसिडेंट बोल रहे हैं 20 साल पहले 30 साल पहले किसी ऐसे को ऐसे किया गया, एब्सोल्युटली नॉट, क्वेश्चन डज नॉट राइज। मैंने कहा कि सरकार ने एक बड़ा एक मजबूत तंत्र और एक मजबूत ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। इस निर्णायक लड़ाई, ये निर्णायक लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पे है। ये बेतुके स्टेटमेंट करके अपनी चुनावी हार, अपनी पॉलिटिकल इररिलेवेंस को साबित करने के लिए महबूबा जी अगर ये कोई ऐसे एडवेंचर कर ले, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कश्मीर की जनता, मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की, विशेषकर कश्मीर की जनता ना सुनेगी, ना ही इसे टॉलरेट करेगी, ना ही इसे ट्रेवल करने देगी। ये नैरेटिव खत्म हो चुका है। मैंने कहा, मिसलीड करना, सब्जबाग दिखाना, कहानियां सुनाना और भारत सरकार के विरुद्ध प्रपंच रचना, तो एटलीस्ट ये इकोसिस्टम कम से कम खत्म है। लेकिन अपने आप में याद दिलवाता है हम लोगों को कि ऐसा इकोसिस्टम भी जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में हैरानी है। एक आदमी जिसने जघन्य मर्डर, इससे बड़ा जुर्म क्या है? किडनैपिंग, लूट खसूट, एक्सटॉर्शन, भारत के विरुद्ध एक म्यूटनी, एक आर्म स्ट्रगल रेज करना, एक कंट्री के विरुद्ध, कंट्री की एक अखंडता और सब प्रभुता के विरुद्ध उसको डायरेक्टली चैलेंज करना,
और चैलेंज करने के बाद कितने वर्ष खुलेआम फुरते रहे, घूमते रहे, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन मैंने कहा कि एक साफ और स्पष्ट नीति सरकार ने अपनाई है और उस साफ और स्पष्ट नीति के तहत तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद की आखिरी छाई, आखिरी छाप को लेकिन जम्मू मलिक कश्मीर से ना साहब निकाल बैक फेंके। चैनल पीस प्रोसेस का दावा कर रहे हैं, ऐसे में पठानिया साहब, ये मलिक जो हैं बैक चैनल पीस का दावा कर रहे हैं, ऐसे में अब क्या भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई या एनआईए जांच करवाएगी क्या इस मामले में? क्योंकि प्रहलाद जोशी को भी देखिए, अगर हम बीच में ले आए, उस वक्त उनके साथ भी खाना पीना हुआ था सर, वो भी हम भूल नहीं सकते देखिए, हैं, क्योंकि मौत की सजा एनआईए मांग रही थी उस टाइम पे भी। मैं 5 अगस्त 2019 के बाद के भारत की पॉलिसी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। पूरे देश भर में और जम्मू कश्मीर में एक इकोसिस्टम था और कोई छुपाने वाली बात नहीं। अगर कोई नॉन कांग्रेस सरकार भी उस वक्त रही हो कि हमारा को घटक दल या हमारा भी सिस्टम रहा हो, तो इकोसिस्टम यही था। इसी इकोसिस्टम को बदलने का काम मोदी सरकार ने पहले तो 2014 में और 5 अगस्त 2019 के बाद हम लोगों ने किया है। इसी बदले इकोसिस्टम में मैंने कहा ये पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल, पॉलिटिक्स ऑफ मिसकंसेप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ हेल्यूसिनेशन, ये कम से कम अब चलेगा नहीं। हमें, मैंने कहा, विकास और रोजगार, तरक्की, टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, तो कम से कम ये अब टर्म्स हैं जो जम्मू कश्मीर में देखी जाती हैं। ये ब्लैकमेल वाला पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगा। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने